हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और नए सॉफ्टवेयर की नई सेटिंग्स हैं तो पता लग नहीं रहा है स्टार्ट हुआ या नहीं, बट हो ही गया होगा होपफुली। तो आज पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज का आपका सेकंड सेशन है। और इसमें जो भी कॉमन पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से हों, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से हों, चाहे वो टीचिंग मैथडोलॉजी से हों यानी पेडागोजी से हों, सभी क्वेश्चंस को, क्लासरूम मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चंस हों, इन्वॉल्व किया गया है, तो इंक्लूड किया गया है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। लास्ट क्लास में आप लोगों को आए बहुत मज़े, आपको सीखने में मज़ा आया और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्लास में 20 क्वेश्चंस रखेंगे और कोशिश करेंगे टाइम पे क्लास शुरू करें। जैसे आज लेट हुई है वैसे ना हो, 9 बजे ही हो जाए शुरू। ठीक है जी। तो आपकी जन्मदिवस की जो भी आप लोगों ने विशेष दी, बधाइयाँ, शुभकामनाएं, उनके लिए धन्यवाद आपका। और स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। ठीक, नई सीरीज है ये, इसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। कॉमन टॉपिक्स हैं। पीडीएफ जो इससे पहले वाली क्लास का है वो पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा विद आंसर्स इस क्लास के जस्ट बाद, और ये वाली क्लास का पीडीएफ कल तक मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, कमेंट्स में अपने विचार भी बता देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट और समझते हैं कि कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जल्दी से बताएंगे, जवाब देंगे। 1 नंबर के लिए सवाल है आपका और आप पोल में जवाब देंगे। ठीक है, ताकि आप अपनी बात से पीछे ना हटें कि हमने तो ये वाला नहीं ये वाला जवाब दिया था, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सीरीज आप डेली कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, कल एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई थी आपकी और बर्थडे पे तो छुट्टी थी ही। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थियोरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब जेंडर स्कीमा थियोरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है DEET+B में और कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जेंडर ऐसा टॉपिक है जो सारे टीचिंग एग्जाम्स में आता है और आना भी चाहिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थियोरी, यानी कौन सा थियरिस्ट है जिसने जेंडर स्कीमा थियोरी पे, यानी लिंग स्कीमा, जेंडर और सेक्स डिफरेंट हैं, ये हम सभी जानते हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, आपकी बायोलॉजी निर्धारित करती है, और जेंडर समाज बना देता है। ठीक है जी, तो बताइए जरा फटाफट से, जेंडर स्कीमा थियोरी से कौन कौन रिलेटेड नहीं है। अब ये जेंडर स्कीमा थियोरी का सवाल थोड़ा नया होने लगा है, क्योंकि जनरली जेंडर स्कीमा थियोरी पे ये लोग नहीं जाते थे, है ना। तो कैरल लिन या फिर हालवर्सन, सिगमंड फ्रॉइड या सेंड्रा बैन, बताइए फटाफट से बताइए। जो भी आप जवाब दे रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कल से पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। क्यों? क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, और जो नॉट का हमारा सीधा सा रूल होता है, जो पूछा क्या है, जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। देखो, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, है ना, अनकॉन्शियस माइंड, पर्सनैलिटी की थियोरी है इनकी। इन्होंने जेंडर स्कीमा थियोरी नहीं दी है। ठीक, जेंडर स्कीमा थियोरी पे बात कैरल लिन ने की है, हेलवर्सन ने की है, सेंड्रा बैम ने तो इसको इंट्रोड्यूस ही किया था। सेंड्रा बैम ने बहुत काम किया किसको लेकर के, जेंडर को लेकर के, या विमेन अपलिफ्टमेंट को लेकर के। ठीक, तो समझते हैं कहानी क्या है और जेंडर स्कीमा थियरी है क्या बेसिकली। इन तीनों की बात कभी और अलग से, ये वाला टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगी, मैं लिख भी लेती हूँ, कहीं पे नोट कर लेना राहुल। जेंडर स्कीमा थियरी, ये जो टर्म्स वाली सीरीज चलेगी ना बीच बीच में, उसमें ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली नहीं आता पेपर में, लेकिन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जेंडर स्कीमा थियरी की बात सेंड्रा बैम ने की है। जेंडर स्कीमा थियरी बेसिकली आपके स्कीमा, आप समझते हैं कि जो भी आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचनाएं हैं, जो भी चीजें आपने दिमाग में स्टोर करके रखी हुई हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी सारा डेटा है आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, जेंडर को लेकर के जो स्कीमा है वो जेंडर स्कीमा है। वो आता कहां से, समाज से आता है। कई बार इसमें स्टीरियोटाइप्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं, मम्मी को हमने खाना बनाते देखा है, पापा को रिमोट लेके टीवी के सामने बैठे हुए देखा है, हमें लगता है तो कि जो, अगर आप फीमेल हैं तो बहन का काम है खाना बनाना, मैं लड़का हूं तो क्यों खाना बनाऊं, और भाई का काम है टीवी देखना या कुछ और बाहर से सामान ला देना। तो ये जेंडर स्कीमा हमारा बनता है कई बार कहां से, एनवायरमेंट से। स्टीरियोटाइप्स भी इसके अंदर आ जाते हैं कई बार। ठीक, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बात आपका सेंड्रा बैम ने की है। ये सेंड्रा बैम है और इन्होंने बताया, सेंड्रा बैम अगर पूछ लेता कि किसने दी है थियरी, तो इन तीनों का नाम सही हो जाता है, स्पेशली सेंड्रा बैम इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक, या इस
कॉन्सेप्ट के लिए सेंड्रा मैम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जेंडर स्कीमा कहते हैं इसको, स्कीमा को स्कीमा ही कहेंगे। सोसाइटीज बिलीव अबाउट दी ट्रेट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, क्योंकि ये जेंडर है तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, समाज ने तय किया है लड़कियां ऐसे रहेंगी, लड़के ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देखें सोसाइटीज बिलीव अबाउट दी ट्रेट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, जो समाज का विश्वास है कि महिलाओं को ऐसे होना चाहिए, पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, वो जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा को बनाता है, ठीक। और क्या चीजें इसमें आएंगी, इन्फ्लुएंसेस ऑन सेल्फ एस्टीम और एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। तो अगर आप समाज के बनाए हुए या जो भी आपका स्कीमा बना है जेंडर को लेकर के, तो अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो आपको पता है कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन सा होगा और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन सा होगा। इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन, यानी सोशल इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, समाज में कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसमें आपको कौन सी चीज अटपटी लगेगी, कौन सी नॉर्मल लगेगी, ये आपके जेंडर स्कीमा थियरी पे डिपेंड करेगी अबाउट जेंडर, कि जेंडर को लेकर आपके विचार क्या हैं। अब इसमें आपका एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका दिमाग कितना डेवलप्ड है ना, वो भी इसमें बहुत मैटर करेगा। तो ये सब मिलाकर के हमारी एक जेंडर स्कीमा बनता है, जिसमें स्टीरियोटाइप्स भी कई बार आ जाते हैं। सीटेट इनवैलिड होगा, अब ये वो इधर उधर की जो बातें चल रही हैं, जब तरीके से चीजें सामने आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये बिना मतलब बहुत हल्ला बनाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है ना, और वो अच्छा भी नहीं लगता, वो एक मैच्योर काम नहीं लगता। ये जिनको नया नया शौक है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, उनके लिए ठीक है ना, कुछ ठोस आए चीजें बिल्कुल फाइनल सामने तो उस पर बिल्कुल बात करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी में रहने की कोशिश नहीं करती हूँ यूट्यूब पे, जो भी होता है वो सबके सामने आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो उसको छिपा के रख लेगी, है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे जब फाइनल कल सामने आ जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग निमोनिक स्ट्रेटजीज इज करेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिडल एज चिल्ड्रन। मिडल एज चिल्ड्रन या मिडल चाइल्डहुड कह देते हैं हम, वही आपका 6 से 8, 8 से 11, यानी लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज में से ही 1-2 साल इधर उधर करके आप मिडल चाइल्डहुड मान सकते हैं, ठीक। तो पूछा है कि कौन सी स्ट्रेटजी करेक्ट है निमोनिक को लेकर के। निमोनिक क्या है, बेसिकली याद रखने का एक तरीका है, ठीक, कि आप जैसे SPCF मैंने आपको बताया हुआ है प्याजे की थियरी के लिए, ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इन चारों को सीक्वेंस में आप याद रख पाते हैं SPCF से, ये एक निमोनिक है ना। तो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कई सारे एक्रोनिम्स हैं कुछ, जिनकी सहायता से आप क्या याद रख लेते हैं, आपको चीजें याद रह जाती हैं। तो मेमोरी में ठहराव की या रुकवाने की, एक तरह से मेमोराइज करने की टेक्निक है निमोनिक्स, जिसमें कई सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो मिडिल एज चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी 5 से 11-12 साल तक के बच्चों की, वही लेटर चाइल्डहुड ही मान के चला करें आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 and 6 years old children can use external memory aids, यानी 5 और 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं। कोई आपने उनको चार्ट दिखा दिया, कुछ और कोई एक पिक्चर देख ली उन्होंने, तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, 5-6 साल का बच्चा कर सकता है, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट डू ग्रुपिंग अंटिल एटलीस्ट द एज ऑफ 10 years, 10 साल की उम्र तक जो है ज्यादातर बच्चे ग्रुपिंग नहीं कर पाते। सॉरी, याद रखने का तरीका है बेसिकली ग्रुपिंग भी, जैसे आप चंकिंग करते हैं, बात सही है, खुद से नहीं कर पाएंगे। 4 years ओल्ड डू कॉन्शियस रेपिटेशन स्पॉन्टेनियसली। देखो कॉन्शियस रेपिटेशन जो है 10 साल की उम्र से पहले, कि आप एक निमोनिक का प्रॉपर यूज कर पाएं, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स याद रख पाएं, उसको स्पॉन्टेनियसली जो भी कहानी बताई गई है पूरा याद रख पाएं, तो ये आपका मुश्किल है। तो फर्स्ट और सेकंड यहां सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी मेमोरी पे चर्चा बैच में करेंगे अलग से, क्योंकि मेमोरी जो है अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। सीटेट में तो आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आ जाता है। न्यू बैच कब आएगा सीटेट का बता देंगे ना, कभी तो रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, जैसे ही सीटेट अनाउंस होगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार फिर लाएंगे, ठीक, और नहीं होते हैं तो ये तो है ही बैच, ठीक। टाइप्स ऑफ निमोनिक डिवाइसेस, अब कुछ निमोनिक के डिवाइसेस हैं, जैसे एक्रोनिम हो सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हम कह देते हैं, जैसे हमें हमारे सर ने पढ़ाया था ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब ये क्या है, ये सारे आपके प्लैनेट्स, तो एक एक्रोनिम बन गया, या हम SPCF का एक एक्रोनिम बना लेते हैं, सम पीपल कांट फोकस। तो आपने हर एक लेटर से एक स्टोरी बनाई हुई है, एक सेंटेंस बनाया हुआ ताकि याद रहे, एक कहानी है, ठीक। मेथड ऑफ लोकी होता है कि आप पूरे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन करते हैं, कौन सी चीज कहां से जुड़ी हुई है, और प्लेसेस से जोड़ करके उसको, ये भी याद रखने का एक तरीका है। कई बार हम राइम्स के थ्रू याद रखते हैं चीजें, है ना। चंकिंग, कि आपने फोन नंबर है मान लीजिए, तो उसको 3-3 या 4-4 के टुकड़ों में
तोड़ करके याद कर लिया, है ना। जैसे 9599, फिर इसको बाकी सबको मतलब 3 और 4 के ग्रुप में याद कर लिया, एसोसिएट कर लिया किसी चीज को दूसरी चीज के साथ। तो ये सब निमोनिक्स हैं, यानी याद रखने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है डैश सीक्स टू मेजर quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicate or predict cognitive abilities। यानी डैश उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करते हैं।